हेलो एवरीवन, मैं अरुण जांगिड आईपीएस स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, पादप शरीर कार्यकी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप शरीर कार्यकी। तो प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप शारीरिक कार्यकी क्या होती है। ठीक है, तो आपको भी ये पता रहना चाहिए बेटा कि पादप शरीर कार्यकी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। ठीक है, किससे, यानी इसका फादर किसको कहा जाता है और इंडिया के अंदर इसके अंदर कौन फादर कहलाता है। तो देखिए बेटा, पादप शरीर कार्यकी जैसा कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जैविक रिएक्शंस चलती है, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलती है प्लांट के अंदर। ठीक है, यानी कि पौधों में होने वाली जैविक क्रिया। ठीक है, पौधों में होने वाली जैविक क्रिया, पौधों में होने वाली जैविक क्रिया का अध्ययन। ठीक है, इतना सा याद रखना है बस। पौधों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा बेटा? प्लांट फिजियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, पादप शरीर कार्यकी विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स। किसे कहते हैं? स्टीफन हेल्स को। ठीक है, यानी कि पादप शरीर कार्यकी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो रही कंप्लीट एक वर्ल्ड की बात, यानी कि पूरे विश्व के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी का जो फादर कहलाता है वो कहलाता है स्टीफन हेल्स। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आपसे पूछ ले कोई कि बेटा इंडिया के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, तो ठीक है, इसको भी याद रख लेना। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है किसे? सर जेसी बॉस। किसे कहा जाता है बेटा? सर जेसी बॉस। ठीक है, अब देखिए, अब अपन बात करते हैं थोड़ा टॉपिक पर, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि क्या होता है अपना टॉपिक। देखिए, सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे इसके अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर? तो सबसे पहले आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी कि परिवहन के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं परिवहन, यानी कि पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, पौधों में परिवहन। पहले आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए, कन्फर्म रहना चाहिए कि परिवहन पौधों के अंदर होता किसका है। तो देखिए बेटा, परिवहन किस किस का हो सकता है? जल का। इसके अलावा किसका हो सकता है? खनिज पोषणों का। ठीक है, खनिज पोषणों का। इसके अलावा किसका हो सकता है? लवणों का। और किसका हो सकता है? तो और देखिए बेटा, वृद्धि नियामक हार्मोनों का। ठीक है, वृद्धि नियामक हार्मोनों का। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि पौधों में परिवहन सामान्य तौर पे किस किस का होता है, तो जल, खनिज पोषणों, लवणों, वृद्धि नियामक हार्मोनों, तो इन सब का पौधों में परिवहन होता है। अब देखिए परिवहन, अब आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ थोड़ा कि पौधों में परिवहन किस तरीके से होता है। तो दो टाइप में पौधों के अंदर परिवहन की प्रोसेस चलती है। कौन कौन से? एक तो होता है छोटे पौधों में परिवहन,
या डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो छोटा परिवहन, छोटा परिवहन, और एक होता है लंबा परिवहन। सामान्य तौर पर समझना बेटा इसको, या छोटी दूरी का परिवहन या लंबी दूरी का परिवहन, एक ही बात है। इसको चाहे आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो छोटा परिवहन। अब छोटा परिवहन क्या होता है? जब परिवहन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या एक कोशिकांग से दूसरे कोशिकांग में होता हो। ठीक है, कैसे? यानी कि मान के चलो एक सेल है अपने पास में ए और दूसरी सेल है अपने पास में बी, तो यहाँ से यहाँ हो रहा है और यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो ये परिवहन कौन सा हो जाएगा? छोटा परिवहन। यानी कि एक प्लांट के अंदर 2 सेल्स है और 2 सेल्स के बीच में अगर परिवहन हो रहा है तो वो छोटा परिवहन माना जाएगा, छोटी दूरी का परिवहन माना जाएगा। ठीक है, या फिर एक सेल्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास के अंदर कि एक सेल्स के अंदर उसके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मान लिया यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा लाइसोसोम मान लिया। ठीक है, तो 2 कोशिकांगों के बीच में, ठीक है, तो 2 कोशिकांगों के बीच में जो परिवहन होता है वो भी कौन सा परिवहन है? छोटा परिवहन या छोटी दूरी का परिवहन। इसके बाद नेक्स्ट है लंबा परिवहन। तो लंबा परिवहन के लिए बेटा जिम्मेदार होता है 2 तक कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इन दोनों ऊतकों के द्वारा ये लंबी दूरी का परिवहन होता है। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या पढ़ेंगे। तो जो छोटा परिवहन है, ये छोटा परिवहन 2 टाइप में चलता है। एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन। ठीक है, क्या बोलते हैं? निष्क्रिय परिवहन। और एक्टिव को बोलते हैं सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन और एक्टिव को बोलते हैं सक्रिय परिवहन। अब देखिए बेटा, निष्क्रिय परिवहन के अंदर भी 2 प्रकार की प्रोसेस चलती है। कौन कौन सी? एक तो है इसके अंदर डिफ्यूजन यानी कि विसरण, ठीक है, और एक होता है सुसाध्य विसरण यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, सुसाध्य विसरण बोल दो, सुगनीकृत विसरण बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो निष्क्रिय परिवहन के अंदर भी 2 पार्ट है। कौन कौन से? एक तो है विसरण का और दूसरा है सुसाध्य विसरण का। ठीक है, और इसके बारे में अपन आगे स्टडी करेंगे क्या होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा इनको एक बार नॉर्मली तौर पे समझ लीजिए। निष्क्रिय परिवहन यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऐसा परिवहन, ठीक है, जिसमें अणु आयन अपनी लो कंसंट्रेशन से, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गति करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर 2 वर्ड याद रखने हैं कि निष्क्रिय परिवहन के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता यानी कि एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसमें जो अणु आयन है वो अपनी अधिक सांद्रता से और कम सांद्रता की ओर स्वयं गति करते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? निष्क्रिय परिवहन के अंतर्गत। ठीक है, और नेक्स्ट है सक्रिय परिवहन। तो सक्रिय परिवहन क्या है? इसके जस्ट अपोजिट है, यानी कि इसके अंदर किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें अणु आयन अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। जैसे देखो बेटा, सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक बाइक है और उस बाइक को आपको चढ़ाई पर चढ़ाना है। ठीक है, बाइक को आपको चढ़ाई पर चढ़ाना है। ठीक है, और अगर उसके अंदर पेट्रोल है, वो उसका एनर्जी पावर है। ठीक है, अगर उसके अंदर पेट्रोल है तो आप उसको स्टार्ट कर करके आसानी से उसको चढ़ा देते हो, यानी कि उसकी लो कंसंट्रेशन कहाँ होगी? नीचे। मान के चलिए जैसे कि ए और बी, ये ऊंचाई वाला पार्ट है और ये नीचाई वाला पार्ट है, और यहाँ से यहाँ आपको चढ़ना है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ आप जब चढ़ोगे
जैसे कि यहाँ पर बाइक आपने लिए है, एग्जाम्पल के तौर पर समझना है, यहाँ पर एक बाइक है और उस बाइक को आपको चढ़ाई पर चढ़ाना है, कौन सी पर, ए पर। अगर इस बाइक के अंदर फ्यूल है, ठीक है, तब तो आप इसमें सेलअप करके इसको यहाँ आसानी से ले जाओगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन कैसी थी, कम थी, और जब ऊपर चढ़ रहा है तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि अगर इसके अंदर फ्यूल है, यानी कि एनर्जी पावर इसके लिए मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, तब तो आप इसको आसानी से यहाँ पर चढ़ा दोगे। ठीक है, और नहीं है तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा परिवहन क्या होगा, सक्रिय परिवहन, जिसमें आप एटीपी खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्यूल आपने डाला है बाइक के अंदर, तब जाके ये बी से ए की तरफ पहुँच रहा है। लेकिन निष्क्रिय में क्या होता है, यहाँ पर जो बाइक है ढलान की वजह से अपने आप ही रख के नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है निष्क्रिय परिवहन। अब देखिए अपन पहुँचते हैं लेसन नंबर 5 के ऊपर, जिसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशन, यानी कि पादप जल संबंध। अपना जो लेसन है नेक्स्ट कौन सा, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर नंबर 1 जो चैप्टर है, प्लांट वाटर रिलेशन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं पादप जल संबंध। क्या बोलते हैं, पादप जल संबंध। तो देखिए अपन पहुंच गए थे निष्क्रिय परिवहन के ऊपर, और निष्क्रिय परिवहन के अंदर अपना जो फर्स्ट टॉपिक था डिफ्यूजन। ठीक है, कौन सा था, डिफ्यूजन, यानी कि विसरण। डिफ्यूजन, ठीक है बेटा। विसरण, तो क्या होता है विसरण, तो परिभाषा इसको सामान्य तौर पे एक बार समझना। विसरण का मतलब क्या है, तो अणु आयन, अब अणु आयन के रूप में ठोस द्रव गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, अणु आयन का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना। ठीक है, अणु आयन का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा, यानी कि विसरण कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर अणु आयन के रूप में मैंने आपको बताया कि ठोस द्रव गैस भी हो सकते हैं, ठोस द्रव गैस, इनके बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं पर्सनली तौर पर। तो अणु आयन या किसी ठोस द्रव गैस का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गति करना या स्थानांतरित होना विसरण कहलाता है। ठीक है, और विसरण की प्रक्रिया कब तक चलती है, और विसरण की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि अणुओं के बीच में या अणुओं में या अणु अपनी गतिक संतुलन को प्राप्त ना कर ले। ठीक है, या अणु अपना गतिक संतुलन ना बना ले। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि विसरण या डिफ्यूज़न की प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि अणुओं के बीच गतिक साम्य स्थापित ना हो जाए या गतिक संतुलन स्थापित ना हो जाए। अब गतिक संतुलन का मतलब ये होता है कि जो अणु है वो दोनों ओर से अपने ऊपर बराबर फोर्स का अनुभव करता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, गतिक संतुलन के अंतर्गत। अब देखिए अणु और आयन जब किसी माध्यम में विसरित होते हैं, यानी कि विसरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं, जब अणु व आयन अपने माध्यम में जब विसरित होते हैं तो माध्यम के ऊपर एक प्रेशर लगाते हैं, एक दाब लगाते हैं, और उसी दाब को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी याद रख लेने हैं
जैसे कि आपको बताता हूँ यहाँ पर देखिए, ये तो परिभाषा थी आपको जो बताई थी आपको मैंने। तो विसरण की क्रिया, विसरण की क्रिया एक धीमी प्रक्रिया है। विसरण की क्रिया एक धीमी प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि स्वतः ही चलती है, अपने अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। तो स्वतः चलने का कारण ही ये एक धीमी प्रोसेस होती है। और देखिए आगे, विसरण की क्रिया में, विसरण की क्रिया में विसरित होने वाले अणु, विसरण की क्रिया में विसरित होने वाले अणु अपने माध्यम पर, या विसरित होने वाले अणु, विसरित होने वाले अणु माध्यम या पदार्थ पर, माध्यम या पदार्थ पर एक दाब लगाते हैं, एक दाब लगाते हैं, ठीक है। और उस दाब को क्या बोलते हैं? एक दाब लगाते हैं जिसे विसरण दाब कहते हैं, जिसे विसरण दाब कहते हैं, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर। अब आपको बता देता हूँ बेटा, ये जो विसरण दाब है इसको आपको शॉर्ट में याद रखना है। क्यों? क्योंकि आगे जब चैप्टर पढ़ोगे आगे और नेक्स्ट आगे, तो वहाँ पर आपको मैं डायरेक्टली शॉर्ट में बोलूँगा डीपी, ठीक है। डीपी का मतलब डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, ये आपको पढ़ना है, विसरण दाब, ठीक है। अब आपको पता तो हो गया होगा कि विसरण दाब कहते किसे हैं, कि विसरण की क्रिया में जो विसरित होने वाले अणु हैं वो अपने माध्यम पर जो फोर्स लगाते हैं, ये ठीक है, जो प्रेशर डालते हैं, उसी प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं? डीपी बोलते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कोई ये कहे कि डिफ्यूजन प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो डिफ्यूजन प्रेशर याद रख लेना प्योर वाटर का, प्योर वाटर का डीपी सर्वाधिक होता है। प्योर वाटर का डीपी सर्वाधिक होता है। और प्योर वाटर का डीपी कितना हो सकता है सर्वाधिक? तो इसको भी याद रख लेना बेटा, 1236 एटमॉस्फेयर, यानी कि एटीएम, ठीक है, 1236 एटीएम। अब देखिए प्योर वाटर का डीपी सबसे ज़्यादा क्यों होता है, कारण क्या है? तो प्योर वाटर का डीपी सबसे अधिक होने का कारण ये है कि जो जल के अणु होते हैं उनके बीच में स्वतंत्र ऊर्जा, अपनी अपनी स्वतंत्र ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है, जिसके कारण वो अपने अकॉर्डिंग ही गति करते रहते हैं, और जिधर वो गति करते हैं उधर ही वो फोर्स डालते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो प्योर वाटर का डीपी सर्वाधिक होता है कितना? 1236 एटीएम। और सॉल्यूशन का डीपी, सॉल्यूशन का डीपी कम होता है, ठीक है, 0, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन का जो डीपी होता है वो 0 होता है, और किसी भी प्योर वाटर का जो डीपी है वो सर्वाधिक होता है, कितना? 1236 एटीएम, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों बोला है कि सॉल्यूशन का डीपी कम होता है? सॉल्यूशन क्या होता है पहले तो आपको ये भी पता रहना चाहिए। सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए, यानी कि विलयन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि विलय प्लस विलायक बराबर किसका निर्माण कर लेते हैं? विलयन का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है बेटा। अब मैंने आपको ये बताया कि डिफ्यूजन प्रेशर किसी भी विलयन का 0 होता है,
या शून्य होता है, बहुत ही कम होता है, न के बराबर मान के चलना है इसको। कारण क्या है, जब आप एक प्योर वाटर के अंदर, एक शुद्ध जल के अंदर या एक शुद्ध विलायक के अंदर, उसके अंदर धीरे धीरे जब सॉल्वेंट आप सॉल्यूट डालते हो, यानी कि विलय मिलाते हो, ठीक है, तो वो धीरे धीरे विलयन बनना शुरू हो जाता है उसका। और जब विलयन बनेगा तो उसके जो अणु हैं वो धीरे धीरे बहुत ही कम मात्रा में गति करते हैं, यानी कि न के बराबर गति करते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि सॉल्यूशन का डीपी शून्य होता है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको ये चीज़। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, तो विसरण की क्रिया में विसरित होने वाले अणु जब माध्यम पर प्रेशर डालते हैं या माध्यम पर जो प्रेशर लगाते हैं, उसी प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। सर्वाधिक डिफ्यूजन प्रेशर किसका होता है, 1236 atm होता है प्योर वाटर का, और सबसे कम किसका होता है, सॉल्यूशन का, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि डिफ्यूजन प्रेशर यानी कि विसरण दाब समानुपाती होता है किसके, विलय की सांद्रता के। ऐसा मैंने क्यों बोला है बेटा, अगर प्योर वाटर के अंदर विलय की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर विलय की सांद्रता ज़्यादा है तो डिफ्यूजन प्रेशर भी क्या है, बढ़ रहा है, और विलय की सांद्रता कम है तो डिफ्यूजन प्रेशर भी कम है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं देखो, अगर आपसे कोई कहे कि विसरण के उदाहरण क्या क्या होते हैं, तो आप कैसे बताओगे विसरण के उदाहरण। जैसे आपने सामान्य तौर पे देखा होगा, अगर आपके पास में एक गिलास भर के पानी है और उसके अंदर आप टैबलेट को डाल रहे हो, ठीक है, तो आप क्या देखते हो, कुछ टाइम बाद में जो टैबलेट होती है वो धीरे धीरे घुलना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। जब टैबलेट धीरे धीरे जो घुल रही है वो किसका उदाहरण माना जाता है, उसको माना जाता है डिफ्यूजन का उदाहरण। एक बंद कमरे के अंदर अगर आप परफ्यूम को एक कोने के अंदर छिड़क रहे हो, ठीक है, तो वो परफ्यूम आप क्या देखते हो, धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलना शुरू कर देती है, ठीक है। तो पूरे कमरे में जब फैलती है तो वो भी किसका उदाहरण माना जाता है, डिफ्यूजन का उदाहरण माना जाता है, ठीक है बेटा। अब आपको यहाँ पर याद रखना है क्या, इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि विसरण की दर को, इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डिफ्यूजन रेट, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक है जिससे विसरण की दर प्रभावित होती है, ठीक है। तो देखिए, इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ डिफ्यूजन रेट, ठीक है, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले तो आपको याद रखना है तापमान, फर्स्ट कारक है तापमान। अगर तापमान बढ़ता है, ठीक है, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, वृद्धि होती है। तापमान अगर बढ़ेगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ठीक है, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो जिसके कारण क्या होगा, विसरण की दर भी बढ़ेगी। इसके अलावा घनत्व, और घनत्व ध्यान रखना है आपको ये चीज़, इसको ग्राहम का विसरण नियम भी कहा जाता है, ठीक है।
तो विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल 1/√d, सॉरी, ठीक है, 1/√d। तो ये जो आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला, इसी को कहा जाता है ग्राहम का विसरण नियम। ठीक है, और इसके बाद अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन के बारे में, विसरण के महत्व के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।